करके दिखा दिया। अप्रैल 2023 में मेरे जीवन में वो दिन आया और सबके एकदम सब शांत हो गए। तो एक अंकल ने मुझे रोक लिया कि इतने बजे कौन सी पढ़ाई चले लल्ली दीदी। तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनको। मैम आप ये बताइए कि इससे पहले हमारे चैनल को आप देखते थे? हाँ बिल्कुल, जैसे मेरा मेंस का मैं इसको इसी 2022 में जुड़ी थी। आपके चैनल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का अंतिम रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने कुंजलता मैम है, जिनका यूपीपीसीएस में 55वें रैंक से डिप्टी एसपी के पद पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो यूपीपीएससी डेली न्यूज़ परिवार की तरफ से मैम को बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद सर। मैम, जो हमारे व्यूवर्स हैं इनको आप बताएं कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है? मेरा जो है बीएससी किया है मैंने पीसीएम से, उसके बाद मैंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स के साथ। अच्छा, अब मैम कब आपने सोचा कि आपको सिविल सर्विस में जाना है? जब आप छोटे थे या पढ़ाई के दरमियान ऐसा क्या चीज़ आपने देखा, मोटिवेशन आपके अंदर आया कि अब सिविल सर्विस ही करना है? ये मैं 2017 में सोचा था। ये सोचा जब था मेरे जब डीएस कॉलेज में पढ़ती थी, एमएससी कर रही थी, प्रीवियस था मेरा। तो उस दौरान हमारे कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था। तो वहाँ पे अलीगढ़ में एक कोचिंग संचालित होती है सिविल सर्विस मार्गदर्शिका। तो वहाँ के संस्थापक थे डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा, जो तत्कालिक कोल तहसील में एसडीएम थी। वो चीफ गेस्ट बन के गई थी। तो उन्होंने इस तैयारी के बारे में बताया और वहाँ से फिर मैंने इस बारे में सोचा, सर से मिली मैंने कोचिंग को ज्वाइन किया और ये 17 में मैंने पहली बार सोचा था। अच्छा, मैम जानना चाहेंगे कि आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस तैयारी में अंतिम रूप से चयनित होने तक में? बिल्कुल, कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है। जैसे कि एक तो मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहती थी यहाँ पर, तो मेरे साथ जैसे मुझे यहाँ से आना जाना डेली अप डाउन करना पड़ता था। समय का भी मेरे पास कभी कभी अभाव रहता था और साथ ही वित्तीय समस्याएं भी होती हैं और कुछ रिसोर्स को भी लेके देखा जाए तो हमें तत्काल नहीं मिल पाती वो चीज़ें जो मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हम मंगानी पड़ती हैं बाहर से, दिल्ली से हो या अलीगढ़ जाके। तो ये भी समस्याओं का हाँ, और साथ ही डिमोटिवेशन बीच में, ये तो बहुत बड़ी समस्या है और ये रहता ही है। तो मैम जानना चाहेंगे कि आपने कोचिंग नहीं करी थी, आपने अलीगढ़ में रह करके ही सारी अपनी पढ़ाई करी? जी बिल्कुल, जो सीएसएम संस्था है वहीं से आपने पूरी पढ़ाई करी? बिल्कुल। तो मैम वहाँ पढ़ाई करने की कितनी, मतलब किस हिसाब से वहाँ का कोचिंग का फीस वगैरह क्या है, कैसे करते हैं? हाँ, वो कोचिंग निःशुल्क कोचिंग है। वो वहाँ कोई फीस नहीं जाता है, बस इसमें एक गेट पास बनता है, वो 300 रुपये समथिंग का बस के बाद। बाकी पढ़ाई वहाँ पे सब कुछ एकदम निःशुल्क तरीके से? तो मटेरियल्स वगैरह जो होते हैं, बुक्स वगैरह, नोट्स, ये सब चीज़ें भी वहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं? नहीं, ऐसा होता है कि जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड करते हैं, लेकिन जिसको नहीं हो पाता है तो सर उसको थोड़ी सहायता भी करते हैं, वित्तीय सहायता, जिससे कि वो बच्चे अपनी पढ़ाई को रन कर सकें आगे। इसलिए अच्छा मैम, वहाँ पे आप डेली कितने दूर से आप वहाँ पे ट्रैवल करके जाते थे? जैसे आप अभी आए थे, आपने देखा भी होगा। तो इतना ही लंबा होता है। जैसे मेरे गांव से, मेरे घर से कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर रोड है। तो वहाँ मेरा आना जाना डेली का होता था, अप डाउन करती थी। रोड से 5 किलोमीटर के आसपास वो संस्था? हाँ, रोड से नहीं, संस्था तो 8 से 10 किलोमीटर पड़ती है वहाँ का। 10 किलोमीटर। तो इतना मेरा डेली का रहता था आना जाना, डेली का रूटीन रहता था। दोस्तों कुछ पाने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है, आप अच्छे से जानते हैं। मैम अपने घर पे ही रह करके अलीगढ़ में ही पढ़ाई करी और संस्था के विषय में जो बताया आप सभी लोगों को, वहाँ संस्था में सारी तैयारी जो थी निःशुल्क कराई गई। मैम अब जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारी में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा है सफल होने तक? बिल्कुल, अगर इसमें योगदान की बात करें तो जैसे कि ये मेरा सपना ही था, कोचिंग में जाके देखा मैंने वहाँ पे सर के मार्गदर्शन में ही। तो सबसे बड़ा योगदान देखे तो इस सफलता में उस कोचिंग का जो सिविल सर्विस मार्गदर्शिका है, उस कोचिंग का जिसकी पूरी टीम है, सब पंकज कुमार वर्मा सर थे और साथ ही राजवीर सर थे वहाँ, और राघवेंद्र सर हैं, विभा श्रीवास्तव मैम थी और रिंकू भैया हैं, और साथ ही मेरे दोस्तों हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरी पूरी फैमिली का मेरा सपोर्ट रहा। और मैम जानना चाहेंगे कि आप 2017 से ही वहाँ जा रहे हैं कोचिंग? जी, 2017 में मैं ना, ऐसा था मेरा प्रीवियस था, तो मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था। 18 में जब मेरा फाइनल होता है एमएससी, उस दौरान मैंने प्रॉपर इसी के बारे में सोचा केवल, और कुछ मेरा पीछे मुड़ के नहीं देखा, इसे आगे इसी में करना है। तो 18 में प्रॉपर मैं लग गई थी इसमें। मैम जानना चाहेंगे कि आपका ये कौन सा मेंस के लिए अटेम्प्ट था और कौन सा इंटरव्यू के लिए? जी, ये मेरा 5वां तो प्रयास था यूपीपीसीएस में, और ये 3रा मेंस था मेरा, और पहला इंटरव्यू था। और आपने इस बार अपना ऑप्शनल कौन सा रखा था और माध्यम कौन सा आपका? मेरा भूगोल ऑप्शनल था, हिंदी मेरा माध्यम था। अच्छा मैम, आपको पता है कि यूपीपीसीएस से अभी इस समय तो ऑप्शनल हट चुका है, तो अभी आप आगे एग्जाम इसका दे रहे हैं और ऑप्शनल हट गया, तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? ऑप्शनल हट गया, ये तो मैं से उसमें कमीशन भी पूछा गया था जब मैं उसको इंटरव्यू दे रही थी। तो ये अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि
मेरा भी अगर देखा जाए ऑप्शन में तो बहुत बेकार मार्क्स रहा है 2 बार। 214 था एक बार, 203 था। तो बहुत बेकार माना जाएगा, इतना अच्छा नहीं। तो और बच्चों का कंपेरेटिव देखा जाए तो अच्छा हुआ ये, क्योंकि जैसे आप इसमें 2 पेपर ऐड हुए हैं। ये पेपर तो हम वैसे जीएस में ही पढ़ते हैं तीनों पेपरों में, तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा, और एक सिमिलरिटी भी रहेगी, और जो इक्विवेलेंट जो चीज़ें होंगी वो रहेगा यहाँ। मैम चलिए अब जानते हैं हम लोग आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी। यहाँ से आपने इस कोचिंग से कैसे अपने आप को सब प्रिपेयर वगैरह किया, कैसे यहाँ पे तैयारी आपने क्या कौन कौन से बुक पढ़े, किस प्रकार से नोट्स बनाए प्रारंभिक परीक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले हमारे सर जो थे वहाँ पे हमें एनसीईआरटी को प्रोवाइड कराया गया था। एनसीईआरटी पढ़ो पहले, तो मैंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी। कुछ एनसीईआरटी पढ़ी थी, जैसे मैंने ज्योग्राफी के 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ी थी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था इसी वजह से। उसके बाद मैंने हिस्ट्री में एक एनसीईआरटी पढ़ी थी, मॉडर्न हिस्ट्री की जो होती है बिपिन चंद्रा की, और एनसीईआरटी एक इन्वायरमेंट के ऊपर पढ़ी थी 1-1-9 करके मैंने। और इसमें एक पॉलिटी की होती है, 12th की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी वो पढ़ी थी। और साथ ही मैंने घटना चक्र जो थे वो मैंने बड़े अच्छे से करे थे, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, आप उनको देख पाते हैं और आपको ये पता पड़ता है कि आगे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। उसके साथ ही कुछ सर ने हमें वो स्टैंडर्ड बुक बताई थी, जैसे लक्ष्मीकांत मैंने पॉलिटी के लिए की थी, और मैं हिस्ट्री के लिए एस.के. पांडे को फॉलो करती थी, तीनों के लिए, जो मॉडर्न, मीडिएवल, एंशिएंट के लिए। और इन्वायरमेंट के लिए मैंने केवल घटना चक्र किया था, और 1-1-9 इकोनॉमी थी एनसीईआरटी। अच्छा। और इकोनॉमिक्स के लिए वो मैंने यूट्यूब से की थी। तो मैम जानना चाहेंगे कि आपने इन स्टैंडर्ड बुक के अलावा, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक तो मैम लगभग सभी छात्र पढ़ते हैं और सभी को टॉपर्स के द्वारा कोचिंगों के माध्यम से सजेस्ट किया भी जाता है कि स्पेक्ट्रम पढ़ें, लक्ष्मीकांत पढ़ें, ये तो पढ़ना ही पड़ता है क्योंकि मेंस भी हमें देना होता है। मैम इसके अलावा भी आपने कुछ बुक्स के माध्यम से सहारा लिया वगैरह? इसके अलावा मैं यूट्यूब का बहुत हेल्प ली थी मैंने। अच्छा। क्योंकि ऐसे मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी, तो मैं यूट्यूब पर डाल के कहीं से भी मुझे मिलता था। अच्छा। ये नहीं है कोई स्पेशली किसी एक को देखूं, कहीं से मिले, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। तो यूट्यूब का मैं हेल्प लेती थी। और साथ ही मैंने जो पेपर बहुत लगाए थे, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के लिए DIS के आते हैं, अगर उसने 20 पेपर बनाए, 20 पूरे लगाए मैंने। और कोचिंग में जितनी भी सरकार आ रहे हैं वो पूरे पेपर लगाए थे मैंने। पेपर में बड़ा काम किया था, और जिससे मेरा स्कोर बड़ा अच्छा रहा। 2021 में 128 मार्क्स थे मेरे उसमें। तो ये पेपर का बहुत बड़ा रोल रहा था उसमें। तो मैम अब जानना चाहेंगे कि जैसे आप अपना करंट अफेयर के लिए कहाँ से तैयारी करते थे? हाँ, करंट अफेयर्स के लिए तो एक तो ये क्रॉनिकल को मैं पढ़ती थी, साथ ही प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ती थी, और यूट्यूब का उसमें भी मैं बहुत हेल्प लेती थी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा मैम आपने करंट अफेयर के लिए नोट्स भी बनाते थे क्या? हाँ, नोट्स ऐसा होता था, जैसे मैं क्या करती थी उसका क्रॉनिकल से जो फैक्ट हो सकते हैं, कोई भी टॉपिक आया तो उसमें से क्या फैक्ट निकल सकता है, केवल उसी का नोट्स बनाती। तो CSET के लिए तो मैंने केवल पेपर लगाए थे, उसके लिए कुछ पढ़ा नहीं था, क्योंकि मेरा मैथ अच्छा था, रीजनिंग मेरी अच्छी थी, और हिंदी मैंने पढ़ रखी थी, उससे मेरा हो जाता था CSET के लिए। ये रहता था। तो मैम अब हम लोग आते हैं इसमें जो है मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में लगभग सेम ही स्टैंडर्ड बुक के ही सारे प्रोसेस हैं। स्पेशली हम जानना चाहेंगे हिंदी और ऐसे के लिए आपकी रणनीति क्या थी और कौन से बुक से आपने पढ़ा है? बिल्कुल, हिंदी के लिए मैंने ग्रामर के पोर्शन के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, तो ग्रामर का पोर्शन मैंने वहाँ से किया था। उसके बाद लेटर थे, तो कुछ मैंने पुराने लेटर, जैसे कोई टॉपर वगैरह का होते हैं वो लोग डाल देते हैं टेलीग्राम वगैरह पे, और साथ ही हमारे सर थे, उन्होंने भी हमें प्रोवाइड कराए थे फॉर्मेट वगैरह, तो लेटर वगैरह वहाँ से किए थे, और बाकी चीज़ें मैंने अपने आदित्य पब्लिकेशन से की थी। अच्छा, तो कोटेशन ऐसे के लिए आप कहाँ से प्राप्त? हाँ, वो एक दृष्टि के ना एक ऐप पर डाल रखा था कोटेशन करके। तो दृष्टि से वहाँ से मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था। उसके बाद मैंने वहाँ से कुछ वो जैसे कि कैटेगराइज करके, साहित्य का आएगा तो मैं ये लिखूँगी, या एजुकेशन पाएगा ये लिखूँगी, लोकतंत्र पाएगा तो मैं ये लिखूँगी, तो मैंने ऐसे बना रखा था। मैम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे DSP के पोस्ट पे चयनित हैं, आप इस पद को अपने लिए किस प्रकार से लेते हैं? हाँ, ये जो पद है, इसको जो मुझे मिला है, जैसे एक अच्छा ही पद माना जाएगा, क्योंकि जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जिनको मैं कर सकूंगी, जैसे कि मेरे पास लोग समाज कहते हैं जैसे कि एक महिला को पुलिस की वर्दी के रूप में जैसे देखते हैं तो वो कर नहीं पाएंगी, ऐसा कुछ भी लोग सोचते हैं, बोलते हैं, तो उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर हम पिछले एग्जाम्पल भी देखें, IPS देखें या DSP देखें, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो अब वर्तमान मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा टफ टास्क है ये, क्योंकि जैसे किरण बेदी हैं, पहली महिला IPS हैं, और आज तक भी उनको याद किया जाता है। तो अगर आपके अंदर
कार्य करने की शैली अच्छी है, आपकी क्षमता है, तो ये मुझे लगता है कि नहीं इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि चैलेंज तो हमेशा हम तैयारी करते हैं, दौरान भी आते हैं और ज़िंदगी में चैलेंज तो रहते ही रहते हैं। मैम जानना चाहेंगे कि आपका जो संस्था है आपके घर से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर आसपास की दूरी हो जाती है, तो काफ़ी दूर है। हमें नहीं लगता कि यहाँ लगभग घरों में पढ़ाई मतलब लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजते होंगे, ऐसा है? हाँ, जैसे मेरे गांव में देखा जाए तो मैं अकेली लड़की थी, यहाँ जाती थी पढ़ने के और लिए। आज तक ये पहला ही होगा? हाँ, ये पहला ही है। आस पास गांव में भी पूरा क्षेत्र देखा है, मैं पहली डीएसपी या मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन में गई हूँ। अब बॉयज़ और गर्ल्स में सबसे पहली लड़की हूँ मैं, तो ये माहौल नहीं है सच में, गांव में तो है ही नहीं है बिल्कुल। जी मैम, इसी पे हम प्रश्न करना चाहेंगे कि आप पहली लड़की इतनी दूर पढ़ने जाते थे, तो आसपास के समाज का क्या मतलब कहना होता था व्यंग्य के रूप में आपके परिवार के लिए, आपको लेकर के कुछ ना कुछ तो कहते जरूर होंगे? बिल्कुल भैया, बहुत सुना है मैंने भी। जैसे मैं पैदल जाती थी तो कई लोग जैसे आपको लंबा समय हो जाता है, जैसे मुझे लंबा समय हुआ तैयारी करते करते, ये मैंने अभी से नहीं शुरू से ही सुना है। मैं 12th में कभी लेट आती थी तो एक अंकल ने मुझे रोक लिया कि इतने बजे कौन सी पढ़ाई चले लल्ली दीदी। तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनको बोल के घर आके रोने लगी। पापा ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, ऐसे बोलते हैं। और जैसे अब मैं तैयारी कर रही थी, मैं 4-5 साल हो गए लगातार लगते लगते, तो उस दौरान मुझसे लोग खड़े होकर पूछते थे, रोक के मुझसे, कौन सी नौकरी लगेगी तेरी, काय की तैयारी कर रही है, कब नौकरी लगेगी। मतलब कि ऐसी भाषा बिल्कुल आपको ना अंदर से चुभ जाए वो। लेकिन पर मैं शांत हो कुछ नहीं कहती, क्या समझा उनके लिए। मैंने कहा मेरा जिस दिन परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, उस दिन होगा। और देखिए ये मेरे जीवन में आपने करके दिखा दिया। अप्रैल 2023 में मेरे जीवन में वो दिन आया और सबके एकदम सब शांत हो गए। और फिर सब लोग घर आके भाई ऐसी बेटी सबको दे, ऐसी बेटी यहाँ है सबके घर में। तो आज मैम, आज ये वही उदाहरण है जो लोग कहते हैं चार समाज कहेगा क्या कहेगा, वही चार समाज बाद में परिवर्तित भी हो जाता है। बिल्कुल, वे सफलता के साथ लोगों के सच में बोल बदलते हैं और सब लोग आपके हो जाते हैं। कहते हैं ना कि तैयारी के दौरान आप अकेले होते हैं, लेकिन सफलता के बाद आपके इतने रिश्तेदार हो जाते हैं, आपके इतने चाचा हो जाते हैं, बाबा हो जाते हैं, सब लोग आपके हो जाते हैं। फिर जो कभी रिश्तेदारी में हमने सुना नहीं वो भी हमारे कुछ लगने लगते हैं। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल। तो दोस्तों देखा, आपको बता दें कि ये जो चार समाज देख करके, चार समाज को आप चाहे निगेटिव भी ले सकते हैं चाहे पॉजिटिव भी ले सकते हैं। अगर आपको कुछ कह रहे हैं चार समाज, तो उसको आप अपने कर्तव्य के रूप में ले लीजिए, उसको आप एक मोटिवेशन बनाएं, मोटिवेशन कि इसको हम लोगों को इस बैरियर को तोड़ के दिखाएंगे, या फिर उससे डर के बैठ जाए। नहीं, हाँ, डर के बैठ जाए। दो ऑप्शन है आपके पास, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उनको करके दिखाएं, आप करके मुंह बंद करें उनका। और मैम की तरह आप जब अंतिम रूप से चयनित होंगे तो साक्षात आप देखेंगे कि वही चार समाज आपसे फिर क्या कहता है। बिल्कुल भैया। तो अब मैम जानना चाहेंगे कि जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लगभग स्टैंडर्ड बुक की तो जो रणनीति होती है वो सब टॉपर्स की एक है, और हम लोग टॉपर्स के इंटरव्यू तो कई प्रोवाइड करवाते रहते हैं। आपकी तरफ से कुछ स्पेशल, क्योंकि आप 3 बार मेंस दिए हो, तो ऐसा इस बार क्या परिवर्तन आपने अपने जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए किया होगा जो आपको इस बार अंतिम रूप से चयनित करवा रहा है? इसको लेकर के बताइए भैया। इसमें हुआ क्या था कि मैंने 2 बार पेपर अपना देखा, एनालिसिस किया, तो उसमें समस्या ये थी कि कुछ रिवीजन की समस्या होती थी और साथ ही स्पीड की मेरे साथ रहती थी, क्योंकि मेरा दोनों बार देखा मैं एक क्वेश्चन छूट जाता था मेरा, कम से कम 20 क्वेश्चन का 20 नंबर का मेरा लास्ट 2021 में छूटा था। लेकिन इस बार मैंने ये सोचा कि मुझे प्रश्न नहीं छूटना है, कोई भी मेरा छूटना नहीं चाहिए। साथ ही इस बार करंट अफेयर्स का मैंने बड़ा यूज किया। मैं इंट्रो लिखती थी तो करंट से स्टार्ट कर दिया मैंने। कोई डाटा मिला, डाटा फैक्ट का बहुत यूज किया मैंने इस बार, और हर आंसर में मेरा एक डाटा और फैक्ट मिलता था उसमें, और साथ ही फ्लो चार्ट का, और पूरा पेपर अटैम्प्ट करना और समय से पहले। इस बार तो ये होता था कि मेरे 4 से 5 मिनट पहले पेपर अटैम्प्ट हो जाता था पूरा। और साथ प्रैक्टिस बहुत की थी मैंने इस बार, जितनी मुझे प्रैक्टिस करनी थी कोशिश खूब की जितना प्रैक्टिस हो। और साथ ही मैंने जो दृष्टि की मैंने वो ले रखा था पुराना यूपीएससी का सॉल्व पेपर, तो उससे क्या होता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो मैंने इस बार उसको भी अच्छे से करी थी चीज़ें। और ऐसे के लिए भी विजन 365 को इस बार मैंने बड़ा अच्छे से यूज किया करंट के लिए, तो चीज़ें मैं चेंज करी इस बार, मैं परिवर्तन देखा फिर उसका। मैम जानना चाहेंगे आपने मॉक इंटरव्यू कहीं दिया? मॉक मैंने अपनी हमारे सर ही कराते थे। अच्छा, हाँ, रात को। हाँ, अच्छा। तो ऑनलाइन कराते थे सर, क्योंकि सभी लोग जुड़ते थे वहाँ पे। एक तो उसमें एडीएम थे 2 तो, ऑल इन वन संस्था है। हाँ, 2 तो एडीएम थे, अनिरुद्ध सर थे, एक राकेश पटेल सर थे, और डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा जो एडीएम है महाराजगंज में सर थे, और एक उसमें एसडीएम थे, एक डीएसपी थे, और एक सर थे हमारे ये जो है राजवीर सर। तो ये लोग मिलके हमारा इंटरव्यू लेते थे। और साथ ही मेरा एक मैंने दृष्टि में भी इंटरव्यू किया था अपना मॉक इंटरव्यू। मैम आपका इंटरव्यू किसके बोर्ड में था? मेरा था
मैम कौन सी थी? अच्छा, सविता अग्रवाल। हाँ सब, हाँ मेरा जो बोर्ड था उसमें सविता अग्रवाल मैम थी चेयरमैन अच्छा, उसकी। उनके बोर्ड में था। मैम अब जानना चाहेंगे कि आपका जो पढ़ाई का दिनचर्या था वो किस प्रकार रहता था, मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या घर के भी आप काम करते होंगे ये सब सारी चीज़ों को लेकर के, तो पढ़ाई का आपका रूटीन क्या रहता था? तो घर में काम का देखो तो बहुत ही कम करती, तो बहुत रेयर केस में मुझे काम करना होता था। लेकिन पढ़ाई का ये होता था कि मेरा, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग ये था कि मैं बहुत शुरू से स्टार्टिंग की थी, मैं 0 से 18 में जब मैं कर रही थी तो तब तो मैंने बहुत पढ़ाई की थी। मुझे लगता है कि मैंने 10 से 12 घंटा डेली की थी, क्योंकि उस दौरान में 1 नंबर से प्रीलिम्स रखा था, पहला अटैम्प्ट था मेरा और 0 से मैंने स्टार्टिंग की थी। उसके बाद जैसे मेरी तैयारी अच्छे से हो गई तो मेरा ये रहता था कि 8 से 10 घंटा तो मैं पढ़ ही रही हूँ, क्योंकि मेरा आउटपुट निकलना चाहिए, जितना मेरा मुझे कवर करना वो कवर होना चाहिए मेरा सिलेबस। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी, मेरा ये नहीं था कि मैं 8 दिन की बना रही हूँ, डेली का मेरा रहता था। और कोई ये शेड्यूल नहीं था कि मैं सुबह को इतने बजे उठ रही हूँ, जब मेरा बस पढ़ाई होनी चाहिए कैसे भी हो बस। मैम सोशल मीडिया का आप यूज करते हैं? सोशल मीडिया में केवल मैं व्हाट्सएप और यूट्यूब का बस केवल। जी मैम आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि हम लोग कितनी दूर जा करके आप सभी टॉपर्स का इंटरव्यू ले करके आते हैं। इनसे कृपया आप बोलें कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं इन्हीं लोगों के लिए। जी भैया, ऐसा अभी मैंने देखा दोपहर में मेरे घर में आए दिल्ली से, वो भी चल के, तो प्रयागराज से वाया होकर के फिर आए हैं। बिल्कुल सही कहा भैया ने। भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम आप ये बताइए कि इससे पहले हमारे चैनल को आप देखते थे? हाँ बिल्कुल, जैसे मेरा मेंस का मैं इसको इसी 2022 में जुड़ी थी आपके चैनल से, क्योंकि आपने कई इंटरव्यू लिए थे हमारी कोचिंग के। जब मुझे इसके चैनल के बारे में पता पड़ा तो मेंस में मैं जब रिजल्ट आ रहा था उस दौरान मैं इसमें जुड़ी, क्योंकि आपने बताया 1 दिन पहले का रिजल्ट आने वाला, फिर वो पोस्टपोन हो गया। फिर दूसरे दिन आपने बताया कि हम उसके आयोग के सामने रिजल्ट आ नहीं आना है, तो हम उसको आपको फॉलो करते थे, साथ ही इंटरव्यू का आप लेते थे बाहर निकल के, उनको मैं देखती थी जिससे मुझे पता पड़े कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। न्यूज़ पर्पज से ट्रस्ट करने लायक है चैनल? बिल्कुल ट्रस्ट का 100% ट्रस्ट करने लायक है। थैंक यू मैम। हमारे जो व्यूअर्स हैं इनके लिए कुछ कम शब्दों में आपकी तरफ से मोटिवेशन हो जाए। बिल्कुल, देखिएगा, जैसे हम कोई सपना देखा है तो उसके लिए हार्ड वर्क, क्योंकि मेरी सफलता की कुंजी मैं मानूँ तो हार्ड वर्क है मेरा, तो हार्ड वर्क रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि सफलता आज नहीं तो कल मिलनी है, और निरंतरता जरूर रखें अपनी चीज़ों में। जी मैम, एक हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो शुरू में छूट गया था, अभी हम उसको बाद में कर लेंगे। तो मैम आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी आप यूपीपीसीएस 2023 में लगे हो? बिल्कुल लगे हुए हैं। तो मैम शेष बचा दिन अभी 24 या 25 दिन बचा हुआ है, तो अभी आपकी क्या रणनीति है, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? अभी रणनीति यही है कि मेरा पहले तो मैं, क्योंकि मेरे बीच में अब 1 महीना सा ऐसा हो गया, क्योंकि जब से मैं इंटरव्यू दे के आई हूँ उसको अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई। अब मेरा ये है कि मैं पहले अपना जो भी मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रखे हैं, मैंने घटना चक्र शॉर्ट नोट वो पढ़ रही हूँ, उसके साथ ही मैं करंट को अच्छे से कर रही हूँ, और उसके बाद मैं नोट्स बना रखे हैं अपने जितने भी जो मेन जो बुक्स हैं उनके, तो उसको मैं फॉलो करके अच्छे से पढ़ के, तो उसी में, और टेस्ट सीरीज को ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। हफ्ते में मैं 4 पेपर लगाती हूँ। तो इसके लिए यही रणनीति आपकी है? जी बिल्कुल, अभी तो यही चल रहा है, अभी थोड़ा और देखते हैं फिर आगे। जी मैम। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोग को इतना कीमती समय दिया है, और आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस बार आपका चयन यूपीपीसीएस में एसडीएम के पद पे जरूर हो। थैंक यू सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया रहा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से जाके जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पे पीसीएस 2021 बैच के तमाम अधिकारी, एसडीएम, डिप्टी एसपी लोग जुड़े हुए हैं, निःशुल्क आप सभी लोगों के लिए मार्गदर्शन करते रहते हैं। और पीसीएस 2022 के भी कुछ चयनितों उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को जोड़ करके आगे भी आप सभी लोगों का मार्गदर्शन कराया जाता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।